हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। हम लोग पिछले क्लासेस में फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कई सारे कंसेप्ट्स ऑलरेडी सीख चुके हैं। बेस्ड ऑन दोज कंसेप्ट्स आई होप कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मैं बुकलेट आपको दिया हूं, उस बुकलेट में इन चैप्टर एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5 तक के सारे क्वेश्चंस, सारे एग्जाम्पल्स, सारे नाउ सॉल्व के क्वेश्चंस आप अच्छे से अपना बेस्ट देते हुए अटेम्प्ट कर चुके हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल नाम का जो चैप्टर है एचसीवी बुक में, उस बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से अपना बेस्ट अटेम्प्ट देके कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे फिर हम लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एन वक्त पर सब समझ में आएगा कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको एकदम ध्यान से सुनते हुए, जैसे मैं इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूं उसी तरह से आप सोचे भी। देखिए, मान लो कि हम लोग अभी, मैं खुद जो किया पानी के अंदर हूं सपोज, और ऐसे करके पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में है और पानी के बिल्कुल अंदर है, ऐसे करके वाटर फ्लो कर रहा है सपोज। इस तरह से अगर वाटर फ्लो कर रहा होगा, ये सभी वाटर के पार्टिकल्स हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो है जैसे हुआ करता था क्लास 11th में। तो ऐसे करके वाटर फ्लो कर रहा है मान लेते हैं। अब इस फ्लोइंग वाटर के अंदर में पूरी तरह से ऐसे करके तुम इमेजिन करो कि ये एक क्लोज्ड सरफेस है। ऐसे ये एक क्लोज्ड सरफेस, इस सरफेस का नाम है सपोज एस, और एस के बारे में मैं अलग से लिख दे रहा हूं, ये एक क्लोज्ड, और दूसरी बात, ये स्टील का बना हुआ नहीं है, ये न तो लकड़ी का बना हुआ है, ये असल में इमेजिनरी सरफेस है। ये हम लोगों का एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन है। बस इतने से जगह को हम लोगों ने नाम दे दिया, इसको नाम नहीं दिया, इसको नाम नहीं दिया, इतने से हिस्से को कुछ नाम दे दिए कि भाई ये क्लोज्ड सरफेस का इंटीरियर है, ये क्लोज्ड सरफेस का एक्सटीरियर है। तो ये क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस है ये, ठीक। अच्छा, अब इस सरफेस को और ध्यान से देखें तो वाटर के पार्टिकल्स ऐसे करके सरफेस पर कई जगहों पर ऐसे एंटर कर रहे हैं, वही पार्टिकल्स फिर किसी दूसरे जगह से सरफेस पर से एग्जिट कर जा रहे हैं, ठीक। अब देखिएगा, ये जो क्लोज्ड सरफेस है ये 3 डायमेंशंस में है। 3 डायमेंशन का मतलब ऐसे करके ये घुमा के बंद है, यहाँ पर भी ऐसे करके बंद है, ये पूरी तरह से बंद है, बोर्ड के पीछे साइड से भी ये मतलब ऐसे घूम के बंद है। ये आपको इमेजिन करना है, ठीक है। अब देखो, इस क्लोज्ड सरफेस पर एक छोटा सा एलिमेंट में कंसिडर किया, सरफेस पर एक एलिमेंट अगर कंसिडर किया जाएगा उसका नाम रहेगा सरफेस डीएस। तो ये एक सरफेस डीएस में कंसिडर किया, ये एक छोटा सा पैच है, छोटा सा बड़े से वॉल्यूम का ये ढक्कन है मान लो, ठीक, लेकिन इसका साइज बहुत ही कम है, डीएस सरफेस। अच्छा, इस डीएस सरफेस पर देख के बताओ कि पानी का पार्टिकल एंटर कर रहा है कि एग्जिट कर रहा है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, वाटर ऐसे करके एंटर कर रहा है। यहाँ पर वाटर के फ्लो का डायरेक्शन में एरोज उसे रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब डीएस वेक्टर को हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी के तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का जैसे ही नाम लेंगे डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो डीएस वेक्टर मैं कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहा हूं, सिर्फ एकदम ध्यान से सुनते जाओ। डीएस वेक्टर को इस तरह से डिफाइन कर रहा हूं कि डीएस का डायरेक्शन रहेगा इस सरफेस के उस जगह पर बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक। कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लें, तो उस ऑब्जेक्ट पर एक ऐसा सरफेस ले लिया गया जिस सरफेस को वेक्टर के तरह ट्रीट करेंगे हम लोग, और उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहेगा, इस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर, ऐसे करके। परपेंडिकुलर तो अंदर भी हो सकता था, तो नहीं, आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स कंसिडर कर लिया हमने, ऐसे डिफाइन ही कर दिया डीएस वेक्टर, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया डीएस वेक्टर, यही है डीएस वेक्टर। इसके बाद फिर खास इसी जगह पर पानी जो एंटर कर रहा होगा इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है कि नहीं।
ये रहा वेलोसिटी वेक्टर, ये रहा ds वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर अंदर के तरफ है और ds वेक्टर बाहर के तरफ। हमने ds वेक्टर को डिफाइन ही किया है सिर्फ बाहर के तरफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, ये पॉइंट का नाम रख देते हैं पॉइंट ए। ठीक वैसे ही एक दूसरा पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, सपोज पॉइंट बी। इस पॉइंट पर देखो, सरफेस का नाम एस था। इस पॉइंट पर अगर देखो, अगर ठीक वैसे ही ds सरफेस अगर कंसिडर कर लिया जाएगा, ऐसे एक नया ds सरफेस यहां पर अगर कंसिडर कर लिया जाएगा, तो यहां पर ds वेक्टर का डायरेक्शन क्या, तो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स इस डायरेक्शन। तो यहां पर ds वेक्टर ये रहा, और साथ में इस जगह पर जो पानी का पार्टिकल होगा, वाटर का जो पार्टिकल होगा, वो इस डायरेक्शन में अपना उस जगह पर वेलोसिटी रखे हुए है। ये पॉइंट था पॉइंट ए, ये पॉइंट था पॉइंट बी। तो अब देखो, हमने वेलोसिटी और ds को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया अलग अलग जगहों पर। अच्छा जरा देखना, एट ए पानी एंटर कर रहा है, वाटर एंटर्स, परफेक्ट। इसके बाद मुझे बताओ कि v का डॉट प्रोडक्ट ds वेक्टर के साथ, v का डॉट प्रोडक्ट ds वेक्टर के साथ बस इतना बता दो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है। तो v का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ रहेगा, ds का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ जरूर रहेगा, लेकिन v और ds के बीच में बनने वाला ये जो एंगल है, ये देखने से साफ नजर आ रहा है कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है, और कॉस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इज ऑलवेज नेगेटिव। ये लेस देन जीरो बना। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। ठीक वैसे ही सोचते हैं बी वाले पॉइंट पर। बी वाले पॉइंट के बारे में देखो, बी वाले पॉइंट के बारे में यहां लिख रहा हूं, एट बी वाटर एग्जिट्स, एग्जिट कर रहा है। बी वाले पॉइंट पर वाटर के पार्टिकल्स ऐसे एग्जिट कर रहे हैं। तो अब की बार यहां पर देखो तुम, v का डॉट प्रोडक्ट ds वेक्टर के साथ, v का डॉट प्रोडक्ट इस जगह पर अगर तुम देखोगे, दोबारा से v का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, लेकिन इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वो डेफिनेटली 90 डिग्री से कम होगा। इस कारण से ये वैल्यू बन जा रहा है ग्रेटर देन जीरो। लास्ट चीज, यही काम एक और बार करेंगे बस। ये पॉइंट सी, ठीक, ये पॉइंट सी पर भी अगर इसी तरह से हम लोग कंसिडर कर लें दोबारा से ऐसा ही पैच, एक छोटा सा सरफेस ds, तो इस ds वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए। ये रहा ds वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। डायग्राम में जैसा नजर आ रहा है वैसा ही सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। और पानी के पार्टिकल के बारे में सोचो तुम, ये यहां पर एंटर कर रहा था, यहां पर एग्जिट कर रहा है पानी का एक एक पार्टिकल, लेकिन इस खास जगह को जस्ट टच करके चला जा रहा है ना। जस्ट यहां पर से वाटर का पार्टिकल इस सरफेस को टच करके, मतलब कि न तो एग्जिट कर रहा है वहां पर, न तो एंटर कर रहा है, बस टेंजेंशियली ऐसे टच करके चला जा रहा है। तो ये वेलोसिटी वेक्टर ऐसे करके, तो ये ए और बी पॉइंट्स पर हमने लिख लिया था। अब सी वाले पॉइंट पर की बात करते हैं। तो सी वाले पॉइंट के बारे में देखो, मैं यहां लिख दे रहा हूं, वाटर था यहां पर, ध्यान रखना, एट सी water touches the surface, water touches surface। और उस पॉइंट सी में क्या खास बात है कि उस जगह पर जो ds वेक्टर है और जो वेलोसिटी वेक्टर है, उन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वो डेफिनेटली 90 डिग्री होगा, तभी तो सरफेस को जस्ट टच करते हुए चला गया और ds वेक्टर उस सरफेस के परपेंडिकुलर रह गया। तो इसका मतलब इस खास जगह पर v डॉट ds का वैल्यू जो निकल के आएगा वो होगा इक्वल टू जीरो, नाइदर लेस देन जीरो नॉट ग्रेटर देन जीरो। तो देखिए, इसी बहाने हम लोग क्या क्या सीख लिए। हमने क्या किया, एक
वेलोसिटी वेक्टर नाम से तो पहले से वेक्टर जानते थे, ds नाम से एक नया वेक्टर हम लोगों ने खुद से कंसिडर कर लिया अपने मर्जी से, जो कि आउटवर्ड्स माना जाएगा किसी भी क्लोज्ड सरफेस से। ठीक, अब हमारे पास एक नया मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट बना v डॉट ds, और इस v डॉट ds के वेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर ये क्वांटिटी लेस देन 0 सेट हो जाता है तो इसका मतलब ये रहेगा कि वाटर एंटर कर रहा है उस जगह पर। इस क्लोज्ड सरफेस को तुम कहीं पर भी देख लो, अगर v डॉट ds का वैल्यू उस खास जगह पर नेगेटिव आया, इसका मतलब वाटर के पार्टिकल्स एंटर कर रहे होंगे। ठीक, कहीं पर भी वाटर एंटर कर रहा हो, यहां पर तुम देखो v इस डायरेक्शन में, ds इस डायरेक्शन में, डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा। सिमिलरली v डॉट ds का वैल्यू पॉजिटिव अगर आ रहा होगा तो इसका मतलब ये निकलेगा कि वाटर के पार्टिकल्स उस पॉइंट पर से, जहां पर आपने लिया है v डॉट ds, उस पॉइंट पर से वाटर के पार्टिकल्स इस डायरेक्शन बाहर की तरफ निकल रहे होंगे। जबकि अगर ना तो एंटर करे ना तो एग्जिट करे, इसका मतलब जस्ट टच करके चला जाए, तो इसका मतलब ये रहा कि v डॉट ds का वैल्यू आना चाहिए इक्वल टू 0। तो हमारे पास अब एक नया मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है v डॉट ds, जिसका 0 होना, जिसका पॉजिटिव होना, जिसका नेगेटिव होना इस बात को निर्धारित करता है कि पानी के पार्टिकल्स किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, या फिर वो जस्ट टच करके चले जा रहे हैं। तो इससे लेकिन फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, तो देखिए, मुझे अब ये सोच के बताना तुम कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, जैसे कि हम लोग अभी यहां पर एग्जांपल में माने थे, इसी क्लोज्ड सरफेस से नेट क्या हो रहा है, पानी अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है, मतलब ओवरऑल टोटल क्या हो रहा है कि पानी अंदर से बाहर निकल रहा है या बाहर से अंदर जा रहा है, या फिर कुछ नहीं हो रहा है। तो बात यह है कि जितना भी पानी इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जा रहा होगा उतना ही पानी एग्जिट भी कर रहा होगा पर यूनिट टाइम। मैं ये कह रहा हूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर में पानी का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, मैन्युफैक्चर हो रहा हो, और अंदर जाए ही नहीं पानी लेकिन बाहर निकले। ये नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि चारों तरफ से पानी केवल एंटर करे, एग्जिट करे ही नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब नॉर्मल तरीके से तो पॉसिबल नहीं है। अंदर में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो बात अलग है। खैर, तो मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस से जितना वाटर एंटर करेगा उतना ही वाटर एग्जिट भी करेगा। इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि जितने जगह पर v डॉट ds का वैल्यू नेगेटिव आएगा उतने ही जगह पर v डॉट ds का वैल्यू पॉजिटिव भी आएगा। उसी तरह से जितने बार पानी, एक एक पार्टिकल पानी का जो एंटर करेगा उतने ही पार्टिकल्स निकलने भी चाहिए पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब यह हुआ कि उस पूरे क्लोज्ड सरफेस पर, चाहे शेप उसका कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, उस क्लोज्ड सरफेस पर आप हर जगह पर क्या करिए, v डॉट ds ले लीजिए। एक यहां पर ले लिया मैं, फिर यहां ले लिया, फिर यहां ले लिया, फिर यहां ले लिया, इस तरह से करते करते ढेरों बार v डॉट ds का वैल्यू कई बार निकाले। कई बार कब तक निकालते रहे, जब तक इस पर ds हमें अलग अलग जगह पर नजर आ रहा था। हम लोगों ने क्या किया, थ्रू आउट द क्लोज्ड सरफेस ढेर सारे छोटे छोटे ds सरफेसेस कंसिडर कर लिए। उन सभी सरफेसेस पर v डॉट ds, v डॉट ds, v डॉट ds, v डॉट ds इस तरह करते करते ऐड करते चले गए। तो मुझे बताओ कि इसका टोटल सम कितना आएगा। कई बार ये वैल्यू पॉजिटिव भी आएगा जहां जहां पर वाटर एग्जिट कर रहा होगा, कई बार यही वाला वैल्यू नेगेटिव भी आएगा जहां जहां पर वाटर एंटर कर रहा होगा, लेकिन जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव भी आ जाएगा। और कई सारे ऐसे भी वैल्यूज हो सकते हैं जो ऑलरेडी जीरो हो, जिनका मतलब यह रहेगा कि सरफेस को जस्ट टच करके जा रहा है। तो ये टोटल कैलकुलेट करोगे तो 0 ही आएगा। अब इसको लिखने का तरीका बदल रहा हूं बस इस बात को। एकदम बेसिक बात क्या है, क्लोज्ड सरफेस में, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस में जितना पानी एंटर करेगा उतना ही पानी एग्जिट करेगा। इस बात को जबरदस्ती मैथमेटिकली हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं और एक लॉजिक डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, v डॉट ds के इस तरह के किए गए सम को नाम दिया जा सकता है इस तरह से, समेशन ऑफ v डॉट ds, और
ये समेशन भी ठीक सिंबल नहीं है, इसको और बेहतर लिखा जा सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट ds। अच्छा, इसमें इंटीग्रेशन के लिमिट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है कि ds कितने बार कंसिडर करना है आपको, कहां से कहां तक कंसिडर करना है, तो तब तक कंसिडर करते रहना है जब तक कि ये क्लोज्ड सरफेस के सारे सरफेसेस, सारे ds 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 करते करते पूरा ये सरफेस s खत्म ना हो जाए, है कि नहीं। पूरे क्लोज्ड सरफेस के दौरान आपको ये इंटीग्रेशन यानी कि समेशन करना है। तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है कि v डॉट ds आपने किया पूरे सरफेस S पर कुछ इस तरह से कि ये क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है। यहां पर एक सर्कल जब बना दिया जाता है तो इसका मतलब ये रहता है कि इस सरफेस पर तब तक इंटीग्रेशन करते रहे, तब तक ds एलिमेंट लेते रहे जब तक कि ये पूरा क्लोज्ड सरफेस कवर नहीं हो गया ढेर सारे ds से। मुझे ये बताओ कि इसका वैल्यू आएगा कितना, यही हम लोग यहां पर सीखे अभी। इसका वैल्यू ओवरऑल निकल के आना है 0। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी जितना एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा। अब काम की बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आते हैं, और अब से आपको लिखना है। लिख दो इस बात को। अभी तक लिखने का जरूरत नहीं था, लेकिन अब समझ में आएगा कि हम लोग आखिर ये सीख क्यों रहे थे इतना सब कुछ। Consider a region having electric field lines as shown। लिख दो इस बात को नोटबुक में। Consider a region having electric field lines as shown। और इस तरह से वो जो पानी में दिखा रहा था ना, और दरअसल पानी नहीं था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डायरेक्ट बात करता तो डर जाते आप। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये, कैसे भी करके, मतलब किसी भी शेप के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक। उसके बाद फिर यहीं पर ठीक वैसा ही दिखाओ, सरफेस एस आ गया। ये सरफेस का नाम रहेगा सरफेस एस। सरफेस एस के बारे में मेंशन करिए आप इस बात को कि एस इक्वल्स टू है क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस, ठीक। नेक्स्ट स्टेप, ये पॉइंट एक कंसिडर करेंगे हम लोग जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस क्लोज्ड सरफेस को एंटर कर रहा है। दूसरा ये पॉइंट कंसिडर करेंगे, तीसरा यहां पर एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। तुम दिखाना कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर जहां पर कि जस्ट टच करके चला जा रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस क्लोज सरफेस को। तो यहां पर, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पर इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पर इस डायरेक्शन में है। ds सरफेस इस तरफ रहेगा भाई, ds सरफेस इस डायरेक्शन में। फिर अच्छा, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट था? तो पॉइंट ए हो गया। ये पहला पॉइंट जहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रहा हो इस क्लोज्ड सरफेस के। दूसरा यहां पर एक पॉइंट कंसिडर कर लिया मैं, पॉइंट बी, और इस बी पॉइंट पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जबकि ds का डायरेक्शन भी लगभग यही रहेगा। कोई गारंटी नहीं है दोनों पैरेलल ही हों, लेकिन एक्यूट एंगल तो होने की गारंटी है। तो वो बी पॉइंट हो गया। सिमिलरली सी पॉइंट भी यहां पर कंसिडर कर लिया गया। देखो ds वेक्टर ऐसे करके परपेंडिकुलर, ds वेक्टर इस डायरेक्शन में, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। अब एक एक करके सारे पॉइंट्स के बारे में लिखते चले जाते हैं। चलो, आई होप आपने इसे बना लिया। तो देखो, एट, अब लिखना ध्यान से एकदम, एट पॉइंट्स लाइक ए, ऐसे तमाम वो पॉइंट्स जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रहा होगा, है ना, इन सभी जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस क्लोज सरफेस के एंटर कर रहा है। तो एट पॉइंट्स लाइक ए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन enters
द सरफेस, सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर्स द सरफेस, और कुछ इस तरह से एंट्री होती है कि ये वाला एक डॉट प्रोडक्ट, पिछले बार लिखे थे वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ds के साथ, वो दरअसल मैं बताना ही नहीं चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एंटर कर रहा होगा, ताकि तुम इस बार अब तुम डायरेक्ट खुद से लिखो E डॉट ds ए वाले पॉइंट पर पॉजिटिव नेगेटिव की जीरो, तो इस दिए हुए सिचुएशन में ए पॉइंट पर E डॉट ds अगर कैलकुलेट करेंगे लेस देन जीरो आएगा, ठीक। एट पॉइंट्स लाइक ए में हम लोगों ने देखा, ये सिर्फ ए पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहा, ऐसे सभी पॉइंट जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रहा होगा, उन सभी तमाम पॉइंट्स पर इसका E डॉट ds का वैल्यू लेस देन जीरो ही आएगा। अब लिखो एट पॉइंट्स लाइक बी, खुद से लिखो एट पॉइंट्स लाइक बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिट्स द सरफेस, वहां से एग्जिट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, और ऐसे पॉइंट्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं, बी जैसे पॉइंट्स के लिए लिखा जा सकता है E डॉट ds का वैल्यू बोलो ग्रेटर देन जीरो, क्या आएगा वो सोचेंगे, लेकिन ग्रेटर देन जीरो तो आएगा। फिर आता है एट पॉइंट्स लाइक सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जस्ट टचेस द सरफेस टेंजेंशियली, है ऐसा, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे पॉइंट्स पर अगर हम लोग डिस्कशन करें तो E डॉट ds का वैल्यू जो आना है उसका वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू जीरो, होगा ऐसा। मैं ये बताया, ये पहला बात, ये दूसरा बात, ये तीसरा बात, तो जरा सा ठहर के ये E डॉट ds में एक ऐसा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट बना दिया हूं जिस ऑब्जेक्ट से ये निर्धारित किया जा सकता है कि उस क्लोज्ड सरफेस के एंट्री हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, या फिर उसी क्लोज सरफेस से एग्जिट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, या फिर ऑब्वियसली केवल टच करके जा रहा है। तो ये जो टर्म है इसका नाम है एक, आपको पता करना है कि इसका नाम क्या है, इस टर्म का कुछ ना कुछ नाम है, और ये टर्म आखिर क्या हमें आइडिया देता है कि भाई किसी एक पॉइंट पर E डॉट ds का वैल्यू अगर जीरो है, इसका मतलब E और ds आपस में है परपेंडिकुलर, और वहां पर जस्ट टच करके गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर ये पॉजिटिव है आप समझते हैं क्या है, अगर नेगेटिव है तो समझते हैं आपकी क्या है। तो E डॉट ds हमें आइडिया देता है कि क्लोज्ड सरफेस से एंट्री हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कि एग्जिट हो रही है। अब दूसरी बात कि भाई इन सब का अगर सम निकालेंगे, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पर वैल्यू देखे आप, ds का वैल्यू देखे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए। मैं उस डॉट प्रोडक्ट को बार बार निकाल रहा हूं, कहां से, तो हर पॉसिबल ds से, हर पॉसिबल ds से E डॉट ds, E डॉट ds, E डॉट ds करते करते बार बार ढेरों आंसर्स निकलेंगे, और उनमें से कई आंसर पॉजिटिव होंगे, कई आंसर्स नेगेटिव भी होंगे, लेकिन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो सबको ऐड करेंगे तो उसको लिखा कैसे जाएगा, पहले तो खुद से एक बार लिख दो कैसे लिखा जाना चाहिए, अभी जस्ट बताया हूं। तो भाई समेशन अगर बहुत बार ढेरों टर्म्स पर किया जाता है, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर रहेंगे तो उस पर किया जाने वाला समेशन, उसी का नाम है इंटीग्रेशन। लिखने का तरीका ये रहेगा कि E डॉट ds, इसका इंटीग्रेशन का लिमिट कैसे डिसाइड करना है, तो सरफेस S पर तब तक करते रहना है जब तक कि पूरी तरह से सरफेस बंद ना हो जाए, ds ढेर सारे लेके। तो इसका मतलब इसको ऐसे कर दिया जाता है, क्लोज्ड सरफेस ds है। अच्छा, अब ये जो क्वांटिटी है ये पूरे सरफेस पर किया जाने वाला E डॉट ds का समेशन है। E डॉट ds का एक नाम है। अच्छा, अब ये इक्वल टू जीरो होगा कि ग्रेटर देन जीरो होगा कि लेस देन जीरो होगा, ये सोचो तुम। बहुत सिंपल है इसे बताना, देखिए कैसे। अगर ऐसा हो जाए कि जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिट भी करें, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करें उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एग्जिट भी करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। इफ all electric field lines
entering S also exit। अगर जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं इस क्लोज्ड सरफेस को, मतलब जितने बार यहां पर नेगेटिव आ रहा है E डॉट ds, उतने ही बार पॉजिटिव भी आ जाएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर किए वो कभी ना कभी एग्जिट कर गए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आए बाहर निकले ही नहीं? क्या ऐसा हो सकता है क्या? या फिर ऐसा हो सकता है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा आए और कम निकले? ऐसा हो भी सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। पानी के साथ होना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ ऐसा होना पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो चारों तरफ से आ रहे हैं और कहीं बाहर नहीं निकल रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? जब अंदर में नेगेटिव चार्ज, मानते हो इस बात को? अगर अंदर में नेट नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएंगे तो, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। होगा ऐसा? यह भी पॉसिबल है कि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आए, मतलब 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आए और 80 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल गए, 20 कहां गए? 20 को खा गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वो वैनिश कर देता है, अपने अंदर बुला के गायब कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, जबकि पॉजिटिव चार्ज नए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जनरेट कर देता है, मैन्युफैक्चर करता है पॉजिटिव चार्ज, वैनिश करवाता है नेगेटिव चार्ज। खैर, if all electric field lines entering S also exit, ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है, only possible if, कब हो सकता है ऐसा कि जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आए उतने ही बाहर निकले? ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब टोटल चार्ज इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जीरो हो। मतलब न तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैन्युफैक्चर हो रहा हो, न तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैनिश हो रहे हैं, दोनों में से कुछ भी नहीं हो। ऐसा तभी हो सकता है जब अंदर में नेट चार्ज जीरो हो। अगर चार्ज ही नहीं है तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे उतने ही एग्जिट भी कर जाएंगे। इट कैन अकर ओनली एंड ओनली इफ Q इनसाइड, इसका मतलब अंदर में, मतलब इस क्लोज्ड सरफेस के द्वारा एनक्लोज्ड चार्ज, मतलब अंदर में घेरा हुआ चार्ज इस सरफेस से, वो कितना है? जीरो। तभी ऐसा पॉसिबल है। इट कैन ओनली अकर इफ Q इनसाइड इक्वल्स टू जीरो। ये पहले केस के बारे में मैं बताया कि इसका वैल्यू भाई टोटल क्लोज्ड सरफेस पर इसका टोटल वैल्यू जीरो तभी हो सकता है जब जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करें उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिट भी करें। साथ में ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतने ही आए जितने जाएं, ये तभी हो सकता है जब अंदर का मौजूदा चार्ज जो घेरा हुआ सरफेस S के द्वारा चार्ज है वो नेट जीरो हो। दूसरी बात, यही E डॉट ds का क्लोज्ड सरफेस पर किया जाने वाला इंटीग्रल मतलब सम, ज्यादा कुछ नहीं। तो ये जो सम है ये ग्रेटर देन जीरो कब आ सकता है? ग्रेटर देन जीरो कब हुआ करता था? एंट्री के समय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, या फिर एग्जिट के समय? तो एग्जिट के समय इसका वैल्यू, यानी कि टोटल सरफेस पर किए जाने वाले इंटीग्रेशन के बाद आंसर जो आएगा वो वैल्यू कैसे हो सकता है कि पॉजिटिव हो? ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव तभी हो सकता है जब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकले, कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आए। 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आए, 200 निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? 100 एक्स्ट्रा कहां से आ जाएंगे? तो 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आए, वो तो निकलेंगे ही, साथ में पॉजिटिव चार्ज कुछ ना कुछ मौजूद रहा होगा जिस कारण से और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गए जो सिर्फ बाहर निकल रहे हैं। शायद समझ पा रहे हो मेरी बात? भाई इसका क्या मतलब निकला कि ये टोटल ओवरऑल सम करने पर पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव कब आया करता था? जब एग्जिट होता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नेगेटिव कब होता था? E डॉट ds का वैल्यू नेगेटिव कब होता था? एंट्री के वक्त। पूरे सरफेस पर किए जाने पर पॉजिटिव आया, इसका मतलब लेस एंट्री एंड मोर एग्जिट। जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आए वो कम है और जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकले वो ज्यादा हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब अंदर में मौजूद हो नेट पॉजिटिव चार्ज। होगा ऐसा? इसका क्या मतलब निकल रहा है देखो, इफ more electric field lines exit
देन एंट्री, मतलब समझ रहे होगे तुम, जितना एंट्री हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का उससे कहीं ज्यादा एग्जिट हो रहा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा एग्जिट करें लेकिन कम एंटर करें, ये कैसे हो सकता है? तो ये होने के लिए, ऐसा पॉसिबल होने के लिए जरूरी है, ओनली पॉसिबल इफ Q इनसाइड, बोलो Q इनसाइड इक्वल टू 0 कर दें कि लेस देन 0 कर दें? तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बनाता कौन था? पॉजिटिव चार्ज, जरूर से अंदर में कोई पॉजिटिव चार्ज है, समझे? और ठीक इसी के तर्ज पर कहा जा सकता है कि ये ग्रेटर देन 0 सीख लिए हम लोग, पॉजिटिव सॉरी ग्रेटर देन 0 सीख लिए, इक्वल टू 0 सीख लिए, लेस देन 0 के लिए भी बताया जा सकता है, लेस देन 0 के लिए भी बताया जा सकता है। क्या चीज? कि भाई मोर एंट्री लेस एग्जिट, मोर एंट्री, इसका क्या मतलब हुआ ये मैं बता रहा हूं। मोर एंट्री लेस एग्जिट, बाहर ही कम निकल रहे हैं लेकिन आ ज्यादा रहे हैं। 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आते हुए दिखा रहे हैं हम लोग डायग्राम में, तो 50 ही बाहर निकल रहे हैं या 60 ही बाहर निकल रहे हैं। ऐसा कब हो सकता है? जब अंदर में जरूर से आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गायब हुए हों। गायब कैसे होता है? तो अंदर में नेगेटिव चार्ज अगर मौजूद रहेगा तभी हो सकता है ऐसा। तो Q इनसाइड इस बार क्या होना ही चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो देखो क्या गजब की बात है, E डॉट डी एस कर करके पूरे सरफेस पर, अब इस पूरे सरफेस पर किए जाने पर E डॉट डी एस के बाद एडिशन करना है, E डॉट डी एस हर जगह पर निकालने के बाद सबका सम करने पर आंसर क्या आया, इस बात से आप बता सकते हैं कि इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर में पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कि टोटल चार्ज 0। मैं ये कह रहा हूं ये रिलेटेड है Q एनक्लोज्ड से, ये तो भाई साबित हो गया। एनक्लोज्ड मतलब इस सरफेस के द्वारा घेरे हुए चार्ज से। ये क्लोज्ड सरफेस जो कि है, इसके अंदर में कितना चार्ज मौजूद है वो चार्ज का आइडिया दे देगा आपको ये। ठीक, इस बात को मैं अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, बाहर का चार्ज इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ E डॉट डी एस के क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल से आप बता पाएंगे कि अंदर में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। और अच्छे से अभी हम लोग सीखेंगे, पहली बार सीख रहे हैं, एकदम स्लोली, लेकिन एक एक स्टेप एकदम क्लियर होने के बाद ही आगे बढ़े आप। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो ऐसे करके अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, और इस बार रियल सिचुएशन लेते हैं, माना कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज Q। तो अगर यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सेंस में होंगे। इन सभी तमाम जगहों पर E डॉट डी एस का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, एंट्री है ना सरफेस से, सरफेस एस से, इन सभी जगहों पर पॉजिटिव, और कुल मिला के हो जाएगा 0। यही वाला सरफेस, सरफेस यही वाला है। अगर मैं चार्ज के पोजीशन को बदल दिया, मान लो चार्ज को मैं हाथ से पकड़ के यहां पर ले आया, तो चार्ज को अगर यहां पर तुम रख देते हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ अलग जगहों पर पॉजिटिव, कुछ अलग जगहों पर नेगेटिव, लेकिन टोटल आना तो तय है 0। इन सभी जगहों पर नेगेटिव नेगेटिव, इन सभी जगहों पर पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा, यहां पर एक छोटा सा और कंफ्यूजन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तुम तो ये सोचोगे कि सर यहां पर तो सरफेसेस कम हैं, बहुत कम बार यहां पर आएगा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन यहां तो सरफेसेस ज्यादा हैं, इस वजह से ज्यादा बार पॉजिटिव, कम बार नेगेटिव आएगा। नहीं, तुम ये भी तो सोचो कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है। जिनको ये कंफ्यूजन हुआ होगा उनको समझ में आ रहा होगा, अगर कंफ्यूजन हुआ ही नहीं तो इट इज मच बेटर। तो ये दोनों ही केसेस में
इसका वैल्यू 0 आएगा। ठीक, लेकिन अब देखिए वही वाला सरफेस फिर से लिया मैं, लेकिन इस बार क्या करो, चार्ज को बाहर रखोगे ना, फर्क नहीं पड़ता उससे। नेट फ्लक्स, गलती से बोल दिया फ्लक्स, पता नहीं क्या होता है फ्लक्स। ई डॉट डी एस का क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल करेंगे अगर, तो इसी चार्ज को तुम बाहर में कहीं पर भी रखे रहो, इसका वैल्यू 0 ही आएगा। ठीक, लेकिन इस चार्ज को अगर हाथ से पकड़ के तुम अंदर लेके चले जाओ, तो देखो सिचुएशन को, देखो सिचुएशन किस तरह से बदल जाएगा। यहां पर एंट्री भी था, यहां पर एग्जिट भी था, यहां पर भी एंट्री भी था, यहां पर एग्जिट भी था, लेकिन चार्ज अगर अंदर में रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ एग्जिट ही होगा, तो 0 होने का तो चांस ही नहीं है। ई डॉट डी एस हर जगह पर अगर पॉजिटिव आएगा तो कैसे सम 0 हो सकता? शायद समझ पा रहे हो मेरी बात। तो इसके बारे में आप ये लिखिए कि दिस इज अ क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स या विच मेजर्स, लिख दो इस बात को, ये पूरा फिर से लिख दो ना, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, डिपेंड्स ऑन, जो अभी तक हम लोग सीखे उसको बस नोट कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द चार्जेस present only inside the closed surface, depends on the charges present only inside the surface, सरफेस के अंदर में कितना चार्ज मौजूद है मात्र इसी बात पर निर्भर करता है। अगर चार्ज ही नहीं मौजूद है अंदर में, जैसे कि यहां पर, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगा उतना ही एग्जिट भी करेगा, इसका वैल्यू 0। ठीक, ये डायरेक्ट इस बात पर निर्भर करता है कि नेट चार्ज अंदर में कितना है। अगर अंदर में चार्ज कुछ ना कुछ रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आंसर पॉजिटिव, अगर नेगेटिव रहेगा तो आंसर नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर ज्यादा कर रहे होंगे, सिर्फ एंटर कर रहे होंगे इनफैक्ट। शायद समझ पाए। एक क्वेश्चन करते हैं, शायद और ज्यादा क्लैरिटी आए। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ, फाइंड closed surface integral of electric field, find closed surface integral of electric field। अच्छा, closed surface integral मतलब ये वाला इंटीग्रेशन, ds के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके पूरे सरफेस पर किए जाने वाला इंटीग्रेशन, इसी को नाम दिया जाता है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन का क्या मतलब निकला फिर? तो ई डॉट dl अगर रहता, dl मतलब लेंथ, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा, तो कहते हैं उसको लाइन इंटीग्रल। यहां पर सरफेस के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया गया तो नाम रखा जाता है इसका सरफेस इंटीग्रल। फाइंड क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इमेजिनरी स्फीयर, ऑन एन इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस r, of radius r with a charge q kept at its center, with a charge q kept at its center। सवाल को सुनना एकदम अच्छे से, क्या है, हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए E कहां पर है? E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जनरेटेड जो भी अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी को E के तरह ट्रीट करना है। ds क्या है? ds कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट, यहाँ पर ds सरफेस एरिया, यहाँ भी ds सरफेस एरिया, यहाँ भी ds सरफेस एरिया, इन सभी को आपको ds कंसिडर करना है अलग अलग। ये सरफेस s कौन सा है? यही है वो इमेजिनरी सरफेस, क्लोज्ड सरफेस s। ये ऐसे करके बंद है चारों तरफ से, और सेंटर पर, ठीक सेंटर पर रखा हुआ चार्ज है Q। एक बार खुद से जो तुमको समझ में आता है, गलत होगा कोई बात नहीं, तुम जरा इसका वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव की नहीं मैं बात कर रहा हूं, पॉजिटिव होगा ये तो मुझे पता ही है, वैल्यू होगा कितना ये कैलकुलेट करो, देखो क्या निकल के आता है। तो चलिए हम लोग भी करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके आंसर निकाल लिया है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर एक छोटे से सरफेस पर ds एलिमेंट मान लिया गया, ठीक, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जरा दिखाते हैं। चलो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा तुम खुद सोचो ds के ही डायरेक्शन में आएगा कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड? यहां पर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड ds के ही डायरेक्शन में रहेगा, या फिर यूं कहें वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा, दैट एंगल मस्ट बी 0 डिग्री।
मानते हैं इस बात को? ठीक, तो ये जो E और DS है, ये दोनों पैरेलल इस जगह पर हैं या फिर कहीं पर भी यही हालत रहेगी? तो देखिए आप, DS तुम यहां पर क्यों ना कंसिडर कर लो, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, इनफैक्ट कहीं पर भी ले लिया गया होता, सब जगह यही सिचुएशन होती। तो E डॉट DS, इसका पूरे सरफेस के अलोंग हमें पता करना है इंटीग्रेशन। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में तुरंत से लिखा जा सकता है, क्या देखिए, यही इंटीग्रेशन E का मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट का बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन यूज कर रहा हूं, E डॉट DS, नहीं अब क्यों डॉट रहेगा, यहां पर cos थीटा, cos कितना डिग्री, तो वेक्टर E और वेक्टर DS के बीच का बनने वाला एंगल यहां पर तो 0 डिग्री है ही, साथ में हर जगह पर 0 डिग्री है, और हम लोग हर जगह के लिए एक साथ लिख सकते हैं 0 डिग्री। अगर कहीं 0 डिग्री होता, कहीं नहीं होता तो नहीं लिख सकते थे। खैर, cos 0 डिग्री को 1 मान के वहां पर नहीं भी लिख सकते थे इसे। नेक्स्ट स्टेप देखो कि वेक्टर E जो की है, क्या पूरे सरफेस के अलोंग कांस्टेंट है? सिर्फ ये क्वेश्चन, क्या वेक्टर E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या हर जगह पर कांस्टेंट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर इस तरफ है, यहां पर इस तरफ है, एंड सो ऑन। अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो डिफरेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ना, KQ डिवाइडेड बाई R²। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इस वजह से इसे इंटीग्रेशन के बाहर लिया जा सकता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन, सॉरी वो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन तो किसका, सिर्फ DS के मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन। और अच्छे से समझो तुम, अगर मैं ये कहता, अगर मान लो यहां पर लिखा हुआ रहता केवल DS वेक्टर का इंटीग्रेशन, मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ DS वेक्टर का इंटीग्रेशन अगर लिखा रहता, तो इसका मतलब क्या होता है, DS वेक्टर प्लस DS वेक्टर प्लस DS वेक्टर प्लस DS वेक्टर, और इन सभी DS वेक्टर्स का वेक्टर सम इधर वाला DS वेक्टर इधर वाले DS वेक्टर के साथ कैंसिल हो गया होता। DS वेक्टर का इंटीग्रेशन 0 होता है, DS वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 0। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर सच में कांस्टेंट होता, यानी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सब कुछ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से कांस्टेंट होता तो इसको डायरेक्ट बाहर निकाल देते और ये DS वेक्टर का इंटीग्रेशन ही 0 हो जाता, क्योंकि थोड़ा सा इधर आता DS वेक्टर, कई बार इधर भी आता अपोजिट डायरेक्शन में, पूरी तरह से वेक्टर सम करते, आंसर 0, DS का इंटीग्रेशन 0। लेकिन यहां इसके मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन है, तो इसके मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन 0 नहीं होना है। मतलब ये वाला छोटा सा एरिया का मैग्नीट्यूड प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, इन सभी एरिया का सम क्या आएगा, 4πr², स्फीयर का एरिया। ठीक है, तो इसका वैल्यू फाइनली बना हमारे पास, ये इंटीग्रेशन हटके आया। अब स्टेप वाइज प्रॉपरली लिखिएगा, और जितने इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बीच बीच में रुक के, उन सबको आप नोट करें अच्छे से। एक क्वेश्चन कर दिया मैं SCB बुक का एक्सरसाइज का, कि भाई साबित करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर कांस्टेंट होता है तो अंदर में कोई चार्ज नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट अगर रहेगा तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन के बाहर निकालो, DS वेक्टर का इंटीग्रेशन सम 0 हो जाएगा, और E डॉट DS अगर 0 है तो इसका मतलब नेट चार्ज अंदर में है कितना, 0। ठीक, खैर DS के मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन आप बता रहे थे 4πr², यही फाइनल आंसर। नहीं, E का मैग्नीट्यूड तो एक बार लिख के देखो तुम क्या आता है। E का मैग्नीट्यूड अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस चार्ज के वजह से R डिस्टेंस पर, सभी जगहों पर R ही डिस्टेंस है ना, तो यहां पर अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, Q डिवाइडेड बाई आता है, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, K नहीं लिखेंगे अब, 4 कहीं तो देखे होगे, 4πε0r²। ठीक है, ये रिजल्ट आया हमारे पास फाइनली। और अच्छे से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये दरअसल लिखा हुआ है, कुछ कैंसिल हो जाने के बाद
ये 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाने के बाद फाइनली वी हैव Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी चीज लिखा हुआ है इसका सम करने पर जो आंसर आता है वो आंसर क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। गजब की बात ये देखिए कि R से फर्क नहीं पड़ता, रेडियस अगर ज्यादा लोगे चाहे कम लोगे फर्क नहीं पड़ता, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही आंसर आएगा। मतलब समझो फिर से, मैं ये कह रहा हूं ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया, यही लिखा हुआ है। ये उसका इंटीग्रेशन है एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन है तो लिखा हुआ यही, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। कोई ये बोल सकता है कि सर मैं अगर बड़ा एरिया कंसिडर कर लूंगा तो ज्यादा आंसर आ जाना चाहिए। तो बात ये है, ये एरिया का वैल्यू जो कि है ये डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, लेकिन उसी मुताबिक ये इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा भी। मतलब यहां पर जो एरिया आया था उसका 4 गुना अगर तुम एरिया ले लेते हो रेडियस को डबल करके, तो रेडियस को अगर डबल करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/4 हो जाएगा, और इस कारण से ये भी 4 गुना हो जाएगा, 4r² बन जाएगा। ये भी यहां पर डिनोमिनेटर में भी अलग से 4r² बन जाएगा, फिर से कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो सरफेस था उसके साइज से फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर में टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना है इस बात से फर्क पड़ता है। ठीक, ये चार्ज बहुत सारे फैक्टर्स पर बता रहा हूं पूरी बात। सबसे पहले इस बात को मेंशन कर दीजिए आप कि from the answer we can observe that size of the sphere plays no role in surface integral of electric field, closed surface integral of electric field. Size of the sphere plays no role, यही हमने सीखा। मतलब फाइनल आंसर irrespective of size of the considered closed surface निकल के आएगा। इसके अलावा थोड़ा सा अब कठिन बात करने जा रहा हूं, उसको अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, कभी तुमसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी सीखने की कोशिश जरूर करें आप। देखिए मैं ये बोल रहा हूं, अगर यहां पर ठीक वही वाला सिचुएशन होता, अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पर है Q चार्ज, और ये सरफेस का रेडियस कुछ भी क्यों ना हो, आंसर क्या आना है E.ds के क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल का, इसका वैल्यू निकल के आना है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, रेडियस चाहे कुछ भी क्यों ना हो। अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर मैं रेडियस को बदलने के बजाय, ये पूरा ऐसे कंप्लीट सरफेस था, रेडियस को अगर बदलने के बजाय मैं सरफेस को थोड़ा सा ऐसे करके देखो टेढ़ा कर दूं, तो अब अगर ठीक वैसे ही E.ds पूरे सरफेस पर अगर किया जाएगा तो क्या अभी भी आंसर वही पुराना आएगा? ठीक, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। मैं ये कह रहा हूं यहां पर अगर ds लोगे किधर आएगा, यहां पर ds इस डायरेक्शन में आएगा, यहां पर का कंसिडर्ड ds किस डायरेक्शन में आएगा, तो इस तरफ आएगा, यहां पर का ds इस तरफ आएगा, लेकिन ये सरफेस जो कि थोड़ा सा यहां पर टेढ़ा हो गया है किसी कारण से, तो यहां पर ds ऐसे करके आ जाएगा होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पर ऐसे है कि नहीं। इतने से पोर्शन में E.ds का वैल्यू जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आएगा। देखते हैं कितना आएगा। लेट अस कंसिडर दिस एंगल टू बी इक्वल टू अल्फा। तो भाई E.ds का वैल्यू आएगा कितना, E का मैग्नीट्यूड इंटू ds का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस अल्फा। और ये प्रूव किया जा सकता है, डिटेल मैथमेटिक्स से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि सिर्फ इतने से पोर्शन पर अगर तुम देखो तो वैल्यू क्या आएगा, E.ds का, इसका वैल्यू निकल के आएगा E का मैग्नीट्यूड इंटू ds का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ अल्फा। इतना निकल के आएगा क्योंकि एंगल हो गया अल्फा, बाकी सभी जगहों पर 0 डिग्री का एंगल था। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर करेंगे, आप खुद से भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा कठिन चीज नहीं है, समय की थोड़ी सी कमी है, इस वजह से मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि ये जो ds कॉस अल्फा लिखा हुआ है ना, ये पूरा टर्म,
ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ऐसे सरफेस लिए थे ना हम लोग, इसका डायरेक्शन ये था, तो ds cos अल्फा रिप्रेजेंट करता है इस डायरेक्शन में ds वेक्टर का कंपोनेंट, यानी कि खुद ये सरफेस, खुद ये सरफेस। मतलब ds cos अल्फा को एक साथ माना जा सकता है वो छोटा सा सरफेस जिसको आप हटा दिए थे और टेढ़ा कर दिए थे इसको, वो जिसे हटा दिए थे आप, उसको इसके जगह लिखा जा सकता है, तो फिर से ये स्फीयर बन जाएगा। ठीक, तो मतलब साइज को बड़ा छोटा करने से इस वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता, शेप को टेढ़ा मेढ़ा कर देने से इस वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनल बात, क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल अगर निकालते हैं आप, यानी कि ये वाला इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं क्लोज्ड सरफेस पर, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लोज्ड सरफेस पर, तो ये वैल्यू जो निकल के आता है, ये कितना निकल के आता है? तो Q एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड मतलब एनक्लोज्ड या फिर इनसाइड, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, अभी निकाल के देखे थे हम लोग। तो Q एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड का मतलब क्या है? नेट चार्ज अंदर में क्या है, इससे केवल फर्क पड़ता है। साइज इस स्फेरिकल शेल का, या स्फीयर छोड़ो, कोई भी सरफेस क्यों ना ले लो, तो इसको टेढ़ा मेढ़ा करके साइज बड़ा छोटा करके हम लोग कोई भी शेप तो अचीव कर ही सकते हैं। तो कोई भी शेप क्यों ना हो, इस सरफेस का फर्क नहीं पड़ता। इस बात से मैं प्रूव किया ना कि साइज को बड़ा करने से फर्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा किसी एक छोटे से जगह पर टेढ़ा कर दिया जाए इसको तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो भाई कहीं पर भी टेढ़ा करना अगर अलाउड है, साइज को बड़ा करना अलाउड है, तब तो आप किसी भी तरह का शेप अचीव कर सकते हो, इसका कोई भी शेप क्यों ना हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज्ड सरफेस पर इस तरह से डॉट प्रोडक्ट लेके किए जाने पर इंटीग्रेशन, आंसर कितना निकल के आता है? चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको करना क्या है, बुकलेट में लिखा हुआ है इन चैप्टर एक्सरसाइज 5 के तुरंत बाद गॉस लॉ, ठीक, उसको एकदम थॉरली, अच्छे से एकदम उसके थियरी को, उसके सारे एग्जांपल्स को, उसके सारे एग्जांपल्स को जो कि नाउ सॉल्व के साथ दिया हुआ है, सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर दीजिए। इन चैप्टर एक्सरसाइज 6 के जस्ट पहले तक का सारा कुछ कंप्लीट कर दो। आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट बिल्डअप किया, मैं कोई क्वेश्चन कराया ही नहीं, यहां तक कि लॉ भी नहीं लिखवाया मैं आपको, है ना। तो गॉस लॉ आप खुद से नोटबुक में लिखेंगे, कहां से? बुकलेट से पढ़ के। बुकलेट में जो लिखा हुआ है गॉस लॉ के बारे में, वो जो टर्म है इसका क्या नाम है, जो बार बार मैं नहीं बता पा रहा हूं, मैं भूल गया हूं, तो इसका क्या नाम है ये भी आप सीखेंगे, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, इसी पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस भी हैं। ऐसे भी करने लायक अभी हम लोग कुछ दिन में हो जाएंगे, लेकिन पहले पुराने चैप्टर को अगर नहीं कंप्लीट है तो सारे काम को छोड़ के, खाना पीना सोना सबको छोड़ के सबसे पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करिए, ठीक, अर्जेंट बेसिस पर बिल्कुल। और नया आज का होमवर्क ये मैं दे रहा हूं कि आप बुकलेट से गॉस लॉ के बारे में जो कुछ भी थियरी में लिखा हुआ है विथ एग्जांपल एंड नाउ सॉल्व, आप थॉरली उसको कंप्लीट करिए अपनी तरफ से, ठीक। हम लोग अगले क्लास के बाद से पूरी तरह से सीख चुके होंगे गॉस लॉ को कि एक्चुअली में क्या है। तो आप थोड़ा सा समय लीजिए और गॉस लॉ पर अपना बेस्ट देके समझने की कोशिश किए हुए रहिए। बिना आपके कोशिश के अगर मैं बताता हूं कुछ भी तो वो वेस्ट है, मुश्किल से 2 से 3 दिन केवल टिकेगा।